सूरज की पहली किरणें अभी क्षितिज पर पूरी तरह फैली भी न थी कि मोहन अपने जीर्ण शीर्ण पसीने से तरबतर कपड़े पहन फावड़ा कंधे पर टिकाए घर से निकल पड़ता। उसकी आंखें अधूरी नींद और पेट की खालीपन से बोझिल थीं, फिर भी उनमें एक अजीब सी दृढ़ता झलकती थी। हर सुबह यही दिनचर्या थी, खेतों की ओर मार्च, सूखी दरार पड़ी जमीन जहां फसल उगाने का हर प्रयास एक अंतहीन संघर्ष लगता। अरे मोहनवा, आज फिर इतनी सुबह? एक बूढ़ा किसान जिसने अपनी कमर को एक हाथ से सहारा दे रखा था, खांसते हुए बोला। उसकी आवाज में वर्षों की थकान थी। मोहन ने एक फीकी मुस्कान दी। पेट कहाँ मानता है काका? इसे तो हर सुबह कुछ चाहिए। उसने अपनी हथेली से माथे का पसीना पोंछा, जिस पर मिट्टी की एक पतली परत जम चुकी थी। सही कह रहा है बेटा, ये पेट ही तो है जो हमें चैन से सोने नहीं देता। काका ने लंबी सांस ली। कितना भी कर लो, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती कभी कभी। मोहन ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं, जहां कुछ पक्षी एक साथ उड़ रहे थे। काश वो भी ऐसे ही उड़ान भर पाता, इन बंधनों से मुक्त। उसकी झोपड़ी में उसकी पत्नी राधा 2 छोटे बच्चों के साथ हर दिन आटे के एक मुट्ठी के लिए जूझती। बच्चों की भूखी आंखें उसे हर पल कचोटतीं। आज ठेकेदार ने कहा है नहर खोदने का काम है, कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। मोहन ने अपने फावड़े की नोक को जमीन पर रगड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी उम्मीद की किरण थी। खुदा करे बेटा, खुदा करे। काका ने सिर हिलाया और अपने रास्ते चल दिए। मोहन ने भी अपनी गति बढ़ाई। मेहर का काम कठोर था, लेकिन पैसे अच्छे थे। दिन भर की कड़ी धूप में उसकी पीठ पसीने से लथपथ रहती, मांसपेशियां दर्द से चीखतीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ राधा और बच्चों के चेहरे घूमते। शाम को जब वो घर लौटता तो उसके हाथ में कुछ सिक्के होते जो मुश्किल से एक दिन का भोजन जुटा पाते। एक दिन मोहन नहर खोदने में लगा था। उसका फावड़ा एक कठोर चीज से टकराया। खनखनाहट की आवाज हुई। उसने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने और जोर लगाया, मिट्टी हटाई। एक धातु का बक्सा जमीन में धंसा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने तेजी से बक्से को बाहर निकाला। वो जंग लगा, पुराना बक्सा था, लेकिन भारी था। उसने उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, साथ में कुछ पुराने जेवर भी थे। उसकी सांस अटक गई। ये सपना था या हकीकत? हे भगवान! मोहन के मुंह से फुसफुसाहट निकली। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने अंधेरी रात में जुगनू देख लिया हो। उसने जल्दी से बक्से को मिट्टी से ढका, उसे अपनी कमीज में छुपाया और बिना किसी को बताए सीधे घर की ओर भागा। उसके कदम आज हवा में थे। राधा ने उसे इस तरह भागते हुए देखा तो चिंता में पड़ गई। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तबीयत ठीक है? उसकी आवाज में घबराहट थी। मोहन ने दरवाजा बंद किया, बक्सा नीचे रखा और राधा को अपनी ओर खींच लिया। राधा, हम अमीर हो गए। उसकी आंखें खुशी से भर आई थीं। राधा ने भौहें चढ़ाईं। क्या बोल रहे हो? दिमाग फिर गया है क्या? मोहन ने बक्सा खोला। सोने के सिक्के और जेवर देख राधा की आंखें भी फटी रह गईं। ये कहां से आया? उसकी आवाज कांप रही थी। नहर में मिला, जमीन में गड़ा हुआ था। मोहन ने बताया। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा जोश था। अगले कुछ हफ्तों में मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने शहर में एक बड़ा घर खरीदा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला और राधा के लिए रेशमी साड़ियां खरीदीं।
उसके पास अब काम करने के लिए लोग थे। वो अब खेतों में फावड़ा नहीं चलाता, बल्कि बड़े बड़े सौदे करता। उसके पास कई गाड़ियां थीं और वो अक्सर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता। गांव के लोग जो उसे कभी फावड़ा लिए देखते थे, अब उसे पहचान भी नहीं पाते। मोहन बाबू, आपका काम कैसा चल रहा है? एक पुराना पड़ोसी जो अब उसके घर के बाहर खड़ा था, हिचकिचाते हुए पूछा। मोहन ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। अब काम धाम कहाँ भैया, अब तो बस लोगों से काम करवाते हैं। तुम लोग अभी भी वही छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो। पड़ोसी का चेहरा उतर गया। हाँ मोहन बाबू, क्या करें, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। किस्मत किस्मत तो खुद बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मोहन ने छाती चौड़ी की। तुम जैसे लोग बस किस्मत को कोसते रहते हो। राधा ने उसे कोहनी मारी। मोहन, ऐसे बात नहीं करते। मोहन ने उसे एक तिरछी नजर से देखा। तुम चुप रहो राधा, तुम इन गांव वालों की तरह ही सोचती हो। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे मोहन का ये नया रूप पसंद नहीं आ रहा था। वो बदल गया था। उसका विनम्र स्वभाव, उसकी सादगी, सब कहीं खो गई थी। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उसने एक नया रेस्टोरेंट खोला था और पार्टी दे रहा था। उसके दोस्त, जो अब उसके नए दोस्त थे, सब अमीर और प्रभावशाली लोग थे। अरे मोहन, सुना है तुमने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, उसमें बहुत पैसा है। एक दोस्त ने अपनी शराब का गिलास उठाते हुए कहा। हाँ, बस यूं ही छोटा मोटा काम है। मोहन ने हाथ हिलाया। अब तो छोटे काम ही अच्छे लगते हैं, बड़ा काम करने में दिमाग खराब होता है। उसने जोर से हंसा। लेकिन मोहन, सुना है उस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें हैं, जमीन विवाद है। दूसरे दोस्त ने चिंता जताई। अरे ये सब छोटी मोटी बातें हैं, पैसे से सब ठीक हो जाता है। मोहन ने हवा में हाथ लहराया। पुलिस, कोर्ट, सब जेब में होते हैं, तुम लोग चिंता मत करो। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। राधा ने उसे कई बार समझाया। मोहन, तुम बहुत बदल गए हो। ये घमंड अच्छा नहीं है। हमें गरीबों को नहीं भूलना चाहिए। हम भी कभी वैसे ही थे। मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम क्या जानो राधा, ये दुनिया पैसे वालों की है। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। अगर तुम झुकोगे तो लोग तुम्हें रौन देंगे। उसने अपनी आवाज ऊंची की। ये सब कहाँ तक सही है? राधा ने उदासी से पूछा। ये पैसा हमें खुशी नहीं दे रहा है मोहन। तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो। खुशी खुशी तो पैसे से आती है। तुम अभी भी वही गांव वाली सोच रखती हो। मोहन ने उसे धिक्कारा। जाओ, बच्चों को देखो, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी। मोहन ने अपने पैसे का खूब प्रदर्शन किया। उसने गांव में एक भव्य मंदिर बनवाने का ऐलान किया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ अपना नाम कमाना था। उसने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्हें और नीचा दिखाया। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया। अरे मोहन, कैसे हो भाई? एक पुराने दोस्त ने उसे बाजार में देखा तो खुशी से पुकारा। मोहन ने उसे देखा, लेकिन पहचानते हुए भी अनभिज्ञता का नाटक किया। कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। दोस्त का चेहरा उतर गया। मैं रामू हूँ मोहन। हम बचपन में साथ खेले हैं, तुम्हें याद नहीं? रामू? ओह हाँ, तुम अभी भी वही छोटे मोटे काम करते हो? मोहन ने एक कटाक्ष किया। देखो भाई, मेरे पास अब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं है। जाओ, अपना काम करो। उसने हाथ हिलाकर उसे दूर जाने का इशारा किया। रामू चुपचाप वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन के इस व्यवहार से गांव के लोग उससे नफरत करने लगे थे। मोहन ने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, उसमें वाकई जमीन विवाद था।
उसने अपनी पहुंच और पैसे के बल पर सब कुछ दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। कुछ स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने मोहन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। पुलिस भी अब उसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि मामला मीडिया में आ गया था। एक दिन मोहन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके पास एक फोन आया। उसके वकील ने उसे बताया कि जमीन का मामला उसके हाथ से निकल गया है। कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया है। उसे न सिर्फ प्रोजेक्ट छोड़ना होगा, बल्कि भारी जुर्माना भी भरना होगा। ये कैसे हो सकता है? मोहन चिल्लाया। मैंने इतना पैसा दिया है। सर, अब कुछ नहीं हो सकता। ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। वकील की आवाज में निराशा थी। मोहन का सिर चकरा गया। उसने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स देखे। उनमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ थी। जिन लोगों को उसने रिश्वत दी थी, अब वे उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बिजनेस पार्टनर, जो उसके पैसे पर पल रहे थे, अब उसका साथ छोड़ने लगे थे। एक एक करके मोहन के सारे प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे। उसकी गाड़ियां बिक गईं, उसका बड़ा घर बिक गया। उसे वापस उसी छोटे से घर में लौटना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। राधा ने उसे उदास देखा। वो अब भी उसके साथ थी, चाहे मोहन कितना भी बदल गया हो। मोहन, मैंने तुमसे कहा था, ये घमंड अच्छा नहीं। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं गलत था राधा। मैंने सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खालीपन थी। नहीं, तुमने सब कुछ नहीं खोया। राधा ने उसका हाथ थामा। हमारे बच्चे हैं, मैं हूं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मोहन का घमंड अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वो अभी भी अपनी पुरानी आदतों में लिपटा हुआ था। उसके पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी अकड़ बाकी थी। वो लोगों से काम मांगने में शर्म महसूस करता। वो सोचता, लोग उस पर हंसेंगे। मोहन बाबू, अब क्या करते हो? एक दिन रामू ने उसे देखा जब मोहन एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा था। मोहन ने रामू को देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बस यूं ही। सुना है तुम्हारे सारे काम बिगड़ गए? रामू ने सहानुभूति से पूछा। मोहन को लगा रामू उस पर हंस रहा है। हाँ, बिगड़ गए। अब क्या? उसकी आवाज में अभी भी गुस्सा था। कोई बात नहीं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने कभी मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक छोटा सा काम है, अगर तुम करना चाहो। मोहन को रामू की मदद स्वीकार करने में बहुत हिचकिचाहट हुई। उसका घमंड उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। उसने आंखें फेर ली। रामू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब मन करे आ जाना। काम तो हमेशा रहता है। वो चला गया। मोहन अपनी उस झोपड़ी में वापस आ गया था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके बच्चे अब भी छोटे थे, लेकिन उन्हें अब अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं मिलते थे। वो फिर से फावड़ा उठाने लगा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ऊर्जा नहीं थी। उसके शरीर में तो नहीं, लेकिन उसके मन में अभी भी घमंड का एक छोटा सा बीज बचा था। वो हर दिन सोचता, मैं इतना अमीर आदमी था, मैं ये छोटा मोटा काम क्यों करूं? एक दिन वो काम पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी ठेला गाड़ी को खींचने में संघर्ष कर रहा था। ठेले पर भारी बोरे लदे थे। बूढ़े आदमी की सांस फूल रही थी। मोहन ने उसे देखा और उसका मन किया कि वो उसकी मदद करे, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही आवाज गूंजी, तुम इतने बड़े आदमी थे, तुम क्यों किसी ठेले वाले की मदद करोगे? उसने अपनी आंखें फेर लीं और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो रुक गया। उसके दिमाग में राधा की बातें गूंजने लगीं। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उसने वापस मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी अभी भी संघर्ष कर रहा था। मोहन ने अपनी हिचकिचाहट को किनारे किया
और बूढ़े आदमी की ओर भागा। काका, मैं मदद करूं आपकी? मोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने उसे देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अरे बेटा, बहुत मेहरबानी होगी। मोहन ने ठेले को धक्का दिया। उसकी मांसपेशियों में दर्द हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ठेले को धक्का देते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो खुद ऐसे ही संघर्ष करता था। तुम बहुत अच्छे आदमी हो बेटा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा। मोहन ने भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आज पहली बार कोई बनावट नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। वो एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान थी। उस दिन के बाद मोहन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने रामू के पास जाकर काम मांगा। रामू ने उसे खुशी खुशी काम पर रख लिया। मोहन ने मेहनत से काम किया, बिना किसी शिकायत के। उसने अपनी अकड़ छोड़ दी। वो अब लोगों से विनम्रता से बात करता, उनकी मदद करता। मोहन, तुम फिर से वही पुराने मोहन बन गए हो। राधा ने एक शाम कहा, जब मोहन घर लौटा था। उसके हाथ में बच्चों के लिए कुछ सस्ते खिलौने थे। मोहन ने राधा की ओर देखा। हाँ राधा, शायद मुझे ये सब खोना पड़ा ताकि मैं खुद को फिर से पा सकूं। उसकी आंखों में अब पश्चाताप था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की चमक भी थी। अब मुझे समझ आया है कि सच्चा धन पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और विनम्रता में है। उसने अपने बच्चों को गले लगाया। उनकी हंसी उसकी पुरानी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने अपनी गलती से सीखा था। वो जानता था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है आपका स्वभाव और आपके कर्म। वो फिर से गरीब हो गया था, लेकिन इस बार उसके पास कुछ ऐसा था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। आत्मसम्मान, नम्रता और अपने परिवार का सच्चा प्यार। उसने अपनी हंसी वापस पा ली थी, जो अमीरी के दिनों में कहीं खो गई थी। अब वो जानता था कि असली दौलत दिल में होती है, बैंक खाते में नहीं। एक बार की बात है, एक दूर देश में, जहां सूरज की किरणें सोने सी चमकती थीं और हवा में मीठी खुशबू घुल जाती थी। एक राज्य था जिसका नाम था विजयपुर। इस राज्य पर एक राजा राज करता था जिसका नाम था महाराज वीरभद्र। उसकी शानो शौकत और दौलत की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। महल की दीवारें संगमरमर की थी, जिन पर हीरे जवाहरात जड़े थे। उसके वस्त्र रेशम और सोने के धागों से बुने होते थे, और जब वह अपने सिंहासन पर बैठता तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। एक दिन महाराज अपने भव्य दरबार में बैठे थे। मंत्री, जिसका नाम था चतुरसेन, अपने हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा एक शरारती चमक रहती थी, पर राजा के सामने वह उसे छिपाए रखता था। मंत्री, महाराज की आवाज गूंजी। क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान हो? चतुरसेन ने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई। महाराज, आपकी बुद्धि का कोई सानी नहीं। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं और आपके ज्ञान की किरणें पूरे विजयपुर को प्रकाशित करती हैं। महाराज के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे निर्णय कभी गलत नहीं होते। मेरी दृष्टि इतनी पैनी है कि मैं भविष्य भी देख सकता हूँ। निश्चित रूप से महाराज, चतुरसेन ने फुसफुसाया। आपकी दूरदर्शिता अद्वितीय है। तभी एक दरबारी भागा भागा अंदर आया। महाराज, गांव में एक अजीब घटना घटी है। महाराज ने अपनी भौहें चढ़ाई। क्या बात है? इतनी घबराहट क्यों? एक बूढ़ा किसान, दरबारी हाँफते हुए बोला। वह कहता है कि उसने एक ऐसा पेड़ लगाया है जो सोने के फल देगा, और वह यह भी कहता है कि वह आपसे अधिक बुद्धिमान है। महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या एक साधारण किसान मुझसे अधिक बुद्धिमान और सोने के फल? यह क्या बकवास है?
उसकी आवाज में क्रोध भर गया। तुरंत उसे दरबार में पेश किया जाए, अभी। कुछ ही देर में 2 सिपाही एक बूढ़े किसान को लेकर दरबार में हाजिर हुए। किसान के कपड़े फटे पुराने थे, पर उसकी आंखों में एक शांत चमक थी। उसके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहरी लकीरें थीं और उसकी दाढ़ी चांदी सी सफेद थी। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, जो उसकी कड़ी मेहनत की कहानी कहते थे। महाराज ने उसे घूर कर देखा। तुम हो वह मूर्ख किसान जो मुझसे अधिक बुद्धिमान होने का दावा करता है। किसान ने शांत भाव से सिर उठाया। महाराज, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। मैंने बस यह कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो शायद आपके पास ना हो। महाराज के होंठ तिरछे हुए। ज्ञान तुम्हारे पास? तुम तो मिट्टी में हाथ डालते हो। मैं तो राज्य चलाता हूँ, युद्ध जीतता हूँ और न्याय करता हूँ। महाराज, किसान ने विनम्रता से कहा, मिट्टी में हाथ डालना भी एक कला है। उससे जीवन उपजता है और जीवन को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। महाराज ने एक ठंडी सांस ली। और तुम्हारे सोने के फल? किसान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वे फल अभी लगे नहीं हैं महाराज, पर मुझे विश्वास है कि वे एक दिन जरूर लगेंगे। महाराज जोर से हंसे। दरबार में बैठे दरबारी भी उनके साथ हंसने लगे, पर उनकी हंसी में थोड़ी झिझक थी। सोने के फल, तुमने कभी सुने हैं ऐसे फल? महाराज, चतुरसेन ने धीरे से हस्तक्षेप किया। शायद किसान कुछ और कहना चाहता है। महाराज ने मंत्री को गुस्से से देखा। तुम चुप रहो मंत्री। यह किसान मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। नहीं महाराज, किसान ने फिर कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? महाराज ने अपनी आवाज ऊंची की। यह कि प्रकृति के नियम सबसे ऊपर है महाराज। धन और शक्ति उन्हें नहीं बदल सकते, और सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। महाराज का चेहरा लाल हो गया। यह तो मेरी बेइज्जती है। सिपाही, इसे कारागार में डाल दो और इसके सोने के फलों वाले पेड़ को तुरंत उखाड़ फेंको। सिपाहियों ने तुरंत किसान को पकड़ लिया। किसान ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखें अभी भी शांत थीं, जैसे उसे पता था कि यही होना है। महाराज, मंत्री ने हिम्मत की। कृपा करके एक बार उसकी बात सुनिए। शायद उसके कहने का कोई और अर्थ हो। कोई अर्थ नहीं। महाराज गर्जे, यह एक अहंकारी बूढ़ा है जो मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। इसे सबक सिखाना होगा। किसान को ले जाया गया महल के बाहर, जहां किसान ने अपना छोटा सा खेत बनाया था। सिपाही पहुंचे। वहां एक छोटा सा पौधा लगा था, जिसकी पत्तियां अभी अभी फूट रही थी। वह कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि एक बरगद का नन्हा सा अंकुर था। सिपाही उसे उखाड़ने ही वाले थे कि मंत्री चतुरसेन वहां पहुंच गया। रुको, चतुरसेन ने कहा। महाराज ने इसे उखाड़ने का आदेश दिया है, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि इसे अभी उखाड़ो। इसे कुछ दिन रहने दो। शायद यह किसान सही कह रहा हो। सिपाहियों ने मंत्री की बात मान ली। वे जानते थे कि मंत्री चतुरसेन कई बार महाराज को सही सलाह देता था, भले ही महाराज उसे सुनते नहीं थे। दिन बीतते गए। महाराज वीरभद्र अपने अहंकार में डूबे रहे। वे हर दिन अपने दरबार में अपनी महानता की कहानियां सुनते और सुनाते रहते, पर उनके मन के किसी कोने में उस किसान की बात घूम रही थी। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। कुछ हफ्तों बाद राज्य में सूखा पड़ने लगा। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे, लोग भूख से बेहाल होने लगे। महाराज ने अपने खजाने खोल दिए, पर धन से पानी नहीं खरीदा जा सकता था। उन्होंने देवताओं की पूजा की, यज्ञ करवाए, पर बारिश नहीं हुई। महाराज चिंतित हो गए। उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। उनकी शक्ति और दौलत बेकार साबित हो रही थी। एक दिन
वे अपने मंत्री चतुर्सेन के पास गए। मंत्री, महाराज ने कहा। उनकी आवाज में उदासी थी। मेरे राज्य पर यह कैसी विपत्ति आ गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चतुर्सेन ने धीरे से सिर उठाया। महाराज, प्रकृति जब रूठती है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। हमें विनम्र होना पड़ता है। महाराज ने गहरी सांस ली। मुझे उस किसान की याद आ रही है। क्या वो अब भी कारागार में है? हाँ महाराज। चतुर्सेन ने कहा। और वह बरगद का पौधा भी अभी वही है जो उसने लगाया था। वह अब थोड़ा बड़ा हो गया है। उसे तुरंत मेरे पास लाओ। महाराज ने आदेश दिया। और वह पौधा भी दिखाओ। किसान को कारागार से बाहर लाया गया। वह थोड़ा कमजोर लग रहा था, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। उसे देखकर महाराज को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। किसान, महाराज ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि प्रकृति के नियम सबसे ऊपर हैं। अब मुझे यह बात समझ में आ रही है। मेरे राज्य पर भयंकर सूखा पड़ा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किसान ने महाराज की आंखों में देखा। महाराज, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, प्रकृति का सम्मान करना सीखिए, उसे समझना सीखिए। पर मैं क्या करूं? महाराज ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। महाराज, किसान ने कहा, क्या आपने उस बरगद के पौधे को देखा है जिसे मैंने लगाया था? हाँ, मैंने उसे उखाड़ने का आदेश दिया था, पर मंत्री ने उसे बचा लिया। उसे देखिए महाराज। किसान ने कहा। वह पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके नीचे कुछ पक्षी घोंसले बनाने लगे हैं। उसकी जड़ें गहरी जा रही हैं। महाराज और मंत्री किसान के साथ उस बरगद के पौधे के पास गए। वह पौधा अब एक छोटा पेड़ बन गया था, जिसकी पत्तियां हरी भरी थीं। उसके नीचे कुछ चिड़ियां चहचहा रही थीं। यह तो बस एक पेड़ है, महाराज ने कहा। उनकी निराशा कम नहीं हुई थी। महाराज, किसान ने कहा, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है, यह धैर्य का प्रतीक है, यह प्रकृति की असीम शक्ति का प्रतीक है। पर इससे सूखा कैसे खत्म होगा? महाराज ने पूछा। महाराज, किसान ने कहा, यह पेड़ हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं समझा नहीं। महाराज ने कहा। महाराज, किसान ने समझाया। यह बरगद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा। इसकी जड़ें और गहरी जाएंगी। यह जमीन में पानी को रोकेगा। यह हवा को शुद्ध करेगा। यह अनगिनत जीवों को आश्रय देगा। इसके फल पक्षियों को भोजन देंगे। यह एक दिन इतना विशाल हो जाएगा कि इसके नीचे पूरा गांव बैठ सकेगा। महाराज ने पेड़ को गौर से देखा। उसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हर झोंके के साथ पत्तियां सरसराती थी, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। और इसके सोने के फल? महाराज ने पूछा। किसान मुस्कुराया। महाराज, इसके फल सोने के नहीं होंगे, पर वे जीवन से भरपूर होंगे। वे अनगिनत जीवों को पोषण देंगे। क्या यह किसी सोने के फल से कम है? महाराज ने कुछ देर सोचा। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, पर अब उनमें थोड़ी समझदारी भी झलकने लगी थी। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए? हाँ महाराज, किसान ने कहा। हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कल के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए और धरती का पोषण करना चाहिए। महाराज ने अचानक सिर उठाया। मुझे समझ में आया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर रहा था। मैं सिर्फ अपनी शक्ति और दौलत देखता था, प्रकृति की महानता नहीं। महाराज ने किसान के सामने झुकने की कोशिश की, पर किसान ने उन्हें रोक लिया। नहीं महाराज, किसान ने कहा, आप इस राज्य के राजा हैं। बस अपने मन से अहंकार को निकाल दीजिए।
महाराज ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है किसान। तुमने मुझे बताया है कि सच्चा ज्ञान कहाँ है। ज्ञान हर जगह है महाराज, किसान ने कहा। बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। महाराज ने तुरंत आदेश दिया। आज से मेरे राज्य में हर कोई पेड़ लगाएगा। हम नदियों को साफ करेंगे, हम धरती का पोषण करेंगे और मैं स्वयं इस बरगद के पेड़ की देखभाल करूंगा। महाराज ने किसान को अपने दरबार में सम्मानित किया। उन्होंने उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और अब वे हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसान की सलाह लेते थे। धीमे धीमे महाराज वीरभद्र एक नए व्यक्ति में बदल गए। उनका अहंकार खत्म हो गया था। वे अब एक विनम्र और बुद्धिमान शासक बन गए थे। उन्होंने अपने राज्य में अनगिनत पेड़ लगवाए, नदियों को साफ करवाया, लोगों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। कुछ सालों बाद विजयपुर फिर से हरा भरा हो गया। नदियां फिर से पानी से लबालब भर गई, खेत फिर से लहलहाने लगे। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो कभी एक नन्हा पौधा था, अब एक विशालकाय वृक्ष बन गया था। उसकी घनी छाया में गांव के लोग बैठते, बच्चे खेलते और पक्षी चहचहाते। उसके फल अनगिनत जीवों का पेट भरते। महाराज वीरभद्र अब बूढ़े हो चुके थे। अक्सर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। वे उसकी पत्तियों की सरसराहट सुनते और उन्हें उस किसान की बातें याद आती। महाराज, चतुरसेन ने एक दिन कहा, क्या आपको याद है जब इस पेड़ को सोने के फल देने वाला कहा गया था? महाराज मुस्कुराए। हाँ मंत्री, और अब मुझे समझ आया है कि इसके फल सच में सोने से भी ज्यादा कीमती है। चतुरसेन ने भी मुस्कुराया। आपने सही कहा महाराज। अहंकार हमें अंधा कर देता है, पर विनम्रता हमें सच्चा मार्ग दिखाती है। महाराज ने उस विशाल बरगद के पेड़ की तरफ देखा, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी थीं और जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ की पत्तियां हवा में झूमती थीं, जैसे कोई प्राचीन कथा सुना रही हो। उसकी छाल पर समय की निशानियां थीं, पर उसके भीतर जीवन का अनंत प्रवाह था। यह पेड़ मेरे गुरु है, महाराज ने फुसफुसाया। इसने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वह नहीं जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वह है जो सबसे विनम्र हो, जो अपनी प्रजा और प्रकृति का सम्मान करे। विजयपुर राज्य में खुशहाली लौट आई थी। लोग अब केवल महाराज की दौलत की नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की बातें करते थे। और यह सब उस अहंकारी राजा के सबक का परिणाम था, जो उसे एक विनम्र किसान और एक शांत बरगद के पेड़ ने सिखाया था। कहानी का सार यह था कि अहंकार हमें अंधा बना देता है और हमें सही मार्ग से भटका देता है, जबकि विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान ही हमें सच्चा ज्ञान और खुशहाली प्रदान करता है। प्रकृति की शक्ति किसी भी राजा या उसकी दौलत से कहीं अधिक है और हमें हमेशा उसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए।